आईफास लाया है कुछ स्पेशल इस पेरेंट्स डे को। एक स्मॉल क्विज दीजिए अपने पेरेंट्स पे और जीतिए एक हैम्पर। आज ही इनरोल कीजिए फॉर फ्री। डाउनलोड कीजिए आईफास के ऐप को। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप को सारे डिटेल्स मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में जा रहा हूं सॉल्व करने और जो भी हैं क्वेश्चंस उनका एक्सप्लेनेशन देने। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ आपका, उसके आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं बिना देरी किए। था आपका सबसे पहला क्वेश्चन, वेरीगेटिव इन द 4 o'clock प्लांट्स इज कॉज बाय। कह रहा है जो वेरीगेशन आपको देखने को मिलता है 4 o'clock प्लांट्स में वो किस वजह से होता है। डिफेक्टिव जीन्स की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, डिफेक्टिव जीन्स की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में पाए जाते हैं, या इस प्लांट के न्यूक्लियर डीएनए में डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, या ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप 4 o'clock प्लांट में को देखेंगे तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट जो है मैटरनल इनहेरिटेंस का वो परफॉर्म किया गया था कोरेंस के द्वारा, जहाँ पे बताया गया था कि जो फीमेल प्लांट होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, चाहे प्रोजनी जो भी हो, उनमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक ही रहते हैं, जिसको मैटरनल इनहेरिटेंस बोला जाता है। और मैटरनल इनहेरिटेंस में न्यूक्लियर डीएनए का कोई पार्ट नहीं होता। वो क्या होता है, जो ऑर्गेनेलर डीएनए होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के, उनका कैरेक्टर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो 4 o'clock प्लांट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे वेरिगेशन लीफ में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको या तो ग्रीन लीव्स देखने को मिलेंगी, या तो वेरीगेटेड लीव्स देखने को मिलेंगी, या तो वाइट देखने को मिलेगा। वेरिगेशन का मतलब ग्रीन और वाइट का मिक्स। तो ये क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ पे नहीं होता है, तो इसलिए वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो डिफेक्टिव जीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। In an individual heterozygous for a duplication, the duplicated chromosome loops out during pairing in। कह रहा है अगर किसी एक इंडिविजुअल में हेट्रोजाइगस डुप्लीकेशन होता है तो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो लूप आउट होगा कहाँ पे, किसके पेयरिंग में, किस फेज में, मियोसिस के, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड और मेटाफेज सेकेंड। अगर आपको पता हो सीधा सीधा क्रोमोसोम की पेयरिंग कब होती है, तब इस सेंटेंसेस से आपका जो भी दिया गया है डुप्लीकेशन एक्सेट्रा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पेयरिंग अगर आपको पता हो तो पेयरिंग दिया है, लूप आउट, चाहे वो डिलीशन हो चाहे डुप्लीकेशन हो, पेयरिंग क्रोमोसोम का होता है प्रोफेज फर्स्ट में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रोफेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज़। कह रहा है कि जो मेंडल के आपने एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, जो जेनेटिक्स का शुरुआत ही है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, वहाँ पे 7 कैरेक्टर्स उन्होंने यूज़ किया था, लाइक प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर। इसमें से आपका क्या था, पॉड लेंथ जो है उन्होंने ये कैरेक्टर नहीं चूज़ किया था। सो यही पॉड लेंथ है, इसका करेक्ट आंसर होगा कि मेंडल ने यही कैरेक्टर को वहाँ पे नहीं यूज़ किया था। अगर टर्म की बात करें लिंकेज आपको पता होगा कि लिंकेज जो है क्या होता है, जो 2 जीन का इनहेरिटेंस अगर साथ ही साथ होता है क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, तो इसको उन्होंने लिंकेज किया था। किसने किया था, TH मॉर्गन ने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन्होंने बोला है इसमें कि 3 जीन्स हैं ABC और उनके बीच के जो है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे A और B के बीच की क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू 20% है, B और C की बीच की क्रॉसिंग वैल्यू 28% है, और A और C के बीच की जो है वैल्यू क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज की वो 8 है। अगर आप देखेंगे A और B के बीच की दूरी 20%, मतलब 20% क्रॉसिंग ओवर है, और हमें पता है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी आई है वो है B और C के बीच में। इसका मतलब है कि B और C सबसे ज़्यादा दूरी पे है, मतलब एक पोल पे B रहेगा तो दूसरे पोल पे क्या रहेगा, आपका C रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि B और C क्या है, पास में नहीं है। जैसे ये इसमें हो गया BC पास में, इसमें हो गया BC पास में, इसमें भी हो गया BC पास में, तो B और C सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी में आप देखेंगे D वाला BAC, इसमें आप देखेंगे कि
अगर आप ए और सी के बीच में दूरी देखेंगे 8% है, तो जो ए और सी है इसमें इनके बीच की दूरी 8% है, और ए और बी के बीच में 20 दिया ही है, तो टोटल बी और सी के बीच की दूरी 20 + 8 28 हो ही जाएगी। इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। इन विच ईयर MW बीजरिंग डिजिग्नेटेड वायरस एस कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब आपको पता होगा कि बीजरिंग ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो इन्फेक्शन प्लांट होता है कौन सा, टोबैको का, वो कह रहा है उसके हम फ्लूइड निकाल के हेल्दी प्लांट्स पे जो बैक्टीरियल फिल्टर पूफ्स आते हैं उससे भी जो होता है उसका जूस निकाल के हेल्दी प्लांट पे करेंगे तो वो इन्फेक्टेड हो गया था। तो इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ये टर्म इन्होंने दिया था, और ये इन्होंने दिया था लगभग 1898 में। बट यहाँ पे क्योंकि 1898 ऑप्शन में नहीं है तो हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1894 के। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑल वायरसेस आर, सभी वायरसेस क्या होते हैं? द फर्स्ट थिंग कि वो ऑब्लिगेटरी वायरसेस को कहा जाता है, फैकल्टेटिव नहीं, क्योंकि ऑब्लिगेटरी इस सेंस में बोला जाता है कि वो जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ना कि फैकल्टेटिव वायरसेस। फैकल्टेटिव अगर पैरासाइट्स होंगे तो क्या होगा कि वो लिविंग पे तो रहेंगे, जब लिविंग नहीं मिलेगा तो सैप्रोफिटिकली ग्रो कर सकते हैं, पर वायरसेस में ये फीचर नहीं होता, वो ऑब्लिगेटली पैरासाइट होते हैं। अब बात होती है कि वो इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं या इंट्रासेलुलर। तो जो आपके ये हैं वायरसेस सेल के अंदर होते हैं, ना कि सेल के बाहर। तो वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, ना कि इंटरसेलुलर। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द बैक्टीरियोफेज दैट कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। इसमें से कौन सा बैक्टीरियोफेज है जहाँ जिसका जीनोम क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो आप देखेंगे जो आपका ये 5-6 है बैक्टीरियोफेज, इसमें क्या होता है? इनका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। अब प्रोफेज इज, एक प्रोफेज क्या होता है? द आरएनए ऑफ अ लिटिक फेज, अ फेज आरएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, द डीएनए ऑफ लिटिक फेज, और अ फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। फर्स्टली ये ना तो लिटिक फेज का आरएनए है, ना तो लिटिक फेज का डीएनए है। प्रोफेज हम कहते हैं जब किसी फेज का जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेटेड रहता है होस्ट जीनोम में, और क्या रहता है उनका? डीएनए मैंने बोला। तो a phase DNA incorporated into the host genome, it is known as a prophase। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है? कि आर्किया जो है सेंसिटिव है क्लोरामफेनिकॉल के, आर्किया सेंसिटिव है एनाइसोमाइसिन के, आर्किया इनसेंसिटिव है रिफाम्सिन के, या डी इन आर्किया सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन इज एब्सेंट। पूछा है नॉट करेक्ट। तो पहले आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोरामफेनिकॉल, एनाइसोमाइसिन, रिफामाइसिन, ये सब जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफियर करते हैं। तो आर्किया के पास क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पाई जाती है तो ये तीनों क्लोरामफेनिकॉल, एनाइसोमाइसिन और रिफामाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा क्या है कि आर्किया इनसेंसिटिव टू रिफामाइसिन। दैट मीन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन एक बार चौथा भी हम देख लेते हैं तो लिखा है कि आर्किया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। ये सही है कि आर्किया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि आर्किया के रेफरेंस में यही ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोफाइल आर्कीबैक्टीरिया। इसमें से कौन सा जो जीनस है वो थर्मोफाइल आर्कीबैक्टीरिया है? तो इसमें से जो पायरोडिक्टियम ये आपको जीनस दिख रहा है ये एक थर्मोफाइल आर्कीबैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। द लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम इज। कह रहा है इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम? तो यहाँ पे जो थायोमार्गरेटा नामीबियंसिस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम है इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। तो आप याद रखिएगा परामे का सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जुगलिया स्टेज किस में मिलता है? तो मैं आपको बता दूं जुगलिया जो है ये एक्चुअली बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया क्योंकि दो ग्रुप में बताया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और ये एक्चुअली बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है ये जुगलिया स्टेज। तो जुगलिया स्टेज यू बैक्टीरिया में पाया जाता है। जुगलिया होता क्या है? ये एक जेली लाइक ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जो एग्रीगेट करके जेलेटिनस मैट्रिक्स बनाता है। वैसे ये नॉर्मली फ्री लिविंग होता है जो कि पोल्यूटेड फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक, तो जुगलिया स्टेज किस में आपको मिलता है? डी यू बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज परफॉर्म बाय अ बैक्टीरियोफेज इन ट्रांसडक्शन। कह रहा है ट्रांसडक्शन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा है ट्रांसडक्शन का प्रोसेस? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में।
तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में अगर बैक्टीरियोफाज का जो रोल मतलब वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वहाँ पे इसका क्या रोल है? दीज वर्क एज वेक्टर, डोनर, रेसिपिएंट और एपिसोम। तो जो बैक्टीरियोफाज है वो एक तरीके से ट्रांसडक्शन में किसका काम करता है? वेक्टर का काम करता है, क्योंकि ये जो है वेक्टर इसलिए काम करता है क्योंकि ये एक पोर्शन जो होता है डीएनए, एक बैक्टीरिया से डोनर कहते हैं, उससे ये डीएनए लेके जाता है अनदर बैक्टीरिया में जिसको रेसिपिएंट बोलते हैं। तो डोनर रेसिपिएंट अलग है। बैक्टीरियोफाज वर्क एज वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लाइसोजेनिक स्ट्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट फेज, एविरुलेंट फेज, दोनों ए और बी को, या T4 फेज? तो जो लाइसोजेनिक स्ट्रेन्स होते हैं वो टेम्परेट फेज उनको बोला जाता है और साथ ही साथ वो अविरुलेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, क्रिस्टार्ड, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकली बॉन्ड वाटर। देखिए जो प्लांट सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं उसको हम क्रिस्टार्ड बोलते हैं। होलार्ड वाटर इज द टोटल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल and Hollard water is made up of Crishard and Icard. Icard is that water which is not usable form that is going to be used by plant, and Crishard is that water which can be utilized by plant. वहीं हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है ये भी प्लांट यूटिलाइज नहीं कहते। ग्रेविटेशनल वाटर तो ज़मीन के नीचे चला जाता है। जो केमिकली बाउंड वाटर है ये सॉइल के पार्टिकल्स से इतने हार्डली वो उससे रहते हैं चिपके हुए कि प्लांट इन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से 16 से तक सारे आंसर्स मैंने दिए, सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दिए। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी बॉटनी ऐसे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो वो आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके और भी सारे जो क्वेश्चन है बचे हुए वो कवर करूँगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।